भारतीय संविधान नाम सुनते ही लगता है ना कि कोई बहुत भारी भरकम कानूनी किताब होगी। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि ये असल में हमारे देश का एक रोड मैप है, एक गाइड है, आज हम मिलकर इसी रोड मैप को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए इसे सिर्फ नियमों की किताब की तरह नहीं बल्कि एक नक्शे की तरह देखते हैं। एक ऐसा नक्शा जो ये दिखाता है कि हमारे देश को किस रास्ते पर चलना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। आज के सफर में हम 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे संविधान का ट्रेलर, फिर भारत और उसके नागरिकों की बात करेंगे, अपने मौलिक अधिकारों को समझेंगे, सरकार के काम जानेंगे, केंद्र की शक्तियों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि यह संविधान कैसे एक जीती जागती चीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर होता है ना, जो 2 मिनट में पूरी फिल्म की कहानी, उसका फील, सब कुछ बता देता है। बस प्रस्तावना भी हमारे संविधान का वही ट्रेलर है। इस ट्रेलर में कुछ बहुत ही पावरफुल शब्द हैं। सॉवरेन यानी हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई बाहर वाला नहीं बताएगा। सोशलिस्ट मतलब विकास सबका होगा, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं। सेक्युलर यानी देश के लिए हर धर्म बराबर है। और डेमोक्रेटिक मतलब हम अपनी सरकार खुद चुनेंगे। ये भारी भरकम शब्द नहीं है, ये हमारे देश की असली पहचान है, हमारी बुनियाद है। चलिए अब ट्रेलर से आगे बढ़कर फिल्म की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत आखिर है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और कौन है इसके नागरिक। पहला ही आर्टिकल 1 बहुत सीधा और गहरा है। यह कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत एक बड़ा सा घर है और सारे राज्य इसके अलग अलग कमरे हैं और इन कमरों से मिलकर ही तो ये घर बनता है ना। अब आते हैं एक मजेदार मेमोरी ट्रिक पर जो एग्जाम में बहुत काम आएगी। आर्टिकल 2 और 3 में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो बस इतना याद रखिए। आर्टिकल 2 बात करता है बाहर से किसी नए राज्य को जोड़ने की और आर्टिकल 3 बात करता है देश के अंदर ही राज्यों को तोड़ने, जोड़ने या उनका नाम बदलने की। 2 मतलब बाहर से एंट्री, 3 मतलब अंदर की सेटिंग। अब हम पहुंच गए हैं संविधान के उस हिस्से में जिसे इसकी आत्मा कहते हैं। जी हाँ, हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये वो गारंटी हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है और जिसे किसी भी हाल में छीना नहीं जा सकता। सबसे पहला और सबसे जरूरी अधिकार आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। इसका सीधा सा मतलब है कानून के सामने कोई वीआईपी नहीं होता, सब बराबर। और मजे की बात यह है कि ये जो आइडिया है ना, ये हमने यूके और यूएस दोनों के सिस्टम से अच्छी अच्छी बातें लेकर बनाया है। आगे के कुछ आर्टिकल्स को याद रखने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी बनाते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 19, जिसने हमें 6 जबरदस्त आज़ादियां दी, जैसे बोलने की, घूमने फिरने की, कहीं भी बस जाने की। अब मान लीजिए इस आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए किसी से कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, तो आता है आर्टिकल 20 जो उसे बचाता है। ये कहता है कि एक गलती की एक ही सजा मिलेगी, बार बार नहीं। गलती हो गई, सजा की बात आई, तो अब सबसे जरूरी क्या है? अपनी जान और आज़ादी बचाना। और यही है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये इतना ज्यादा जरूरी है कि इससे संविधान का दिल कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए फिर भी गिरफ्तारी की नौबत आ ही गई, तो आर्टिकल 22 एक और शील्ड देता है। ये अधिकार देता है कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, वकील से मिलने दिया जाए। तो देखा, 19 से 22 तक कैसे एक कहानी की तरह ये सारे अधिकार एक दूसरे से जुड़े हैं। अच्छा, नागरिकों के अधिकारों की बात तो हो गई, पर सरकार का क्या? उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां होंगी, है ना? बिल्कुल, और ये है पार्ट 4 जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये असल में सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट है, एक गाइड बुक जो बताती है कि उसे क्या क्या करना चाहिए, जैसे गरीबों का ध्यान रखना, पर्यावरण को बचाना, सबको न्याय देना और दुनिया में शांति बनाए रखना। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट कैसे चलती है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही कमाल की ट्रिक भी है जो यूनियन और स्टेट के आर्टिकल्स को जोड़ने में मदद करेगी। तो पार्ट 5 में देश को चलाने वाले मुख्य किरदार हैं। सबसे पहले देश के मुखिया, प्रेसिडेंट, फिर असली पावर सेंटर, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर सरकार के वकील यानी अटॉर्नी जनरल। और अब वो ट्रिक जिसका इंतजार था, ये एग्जाम के लिए एक रामबाण है। इसे कहते हैं +89 ट्रिक।
आपको बस केंद्र सरकार के किसी जरूरी आर्टिकल नंबर में 89 जोड़ना है और आपको लगभग वही चीज राज्य के लेवल पर मिल जाएगी। जैसे आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की माफी देने की पावर है, उसमें 89 जोड़िए, बन गया 161, जिसमें गवर्नर की पावर है। कमाल है ना? आखिर में एक बहुत जरूरी बात, हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब एक जीती जागती किताब जो समय के साथ खुद को बदल सकती है। और ये बदलने की सुपर पावर मिलती है आर्टिकल 368 से। ये पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि वो जरूरत के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सके, ताकि ये हमेशा आज के जमाने के हिसाब से रेलेवेंट बना रहे। लेकिन कुछ खास और मुश्किल हालातों के लिए भी इसमें इंतजाम है। जैसे अगर देश पर कोई बाहरी हमला हो जाए तो आर्टिकल 352 सरकार को नेशनल इमरजेंसी लगाने की शक्ति देता है, ताकि देश की सुरक्षा की जा सके। तो ये था हमारे संविधान का एक छोटा सा टूर। ये हमें अधिकार देता है, सरकार को रास्ता दिखाता है, मतलब ये एक पूरा रोड मैप है। पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि संविधान ने तो अपना काम कर दिया, पर एक बेहतर देश बनाने की असली जिम्मेदारी आखिर है किसकी?